नमस्कार दोस्तों, मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और लगातार कोशिश मेरी कि आपके पास आंदोलन की तस्वीरें, किसान आंदोलन की तस्वीरें और कुछ किसानों की बातें आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लगातार मेरी कोशिश यही कि यहाँ के जो किसान हैं क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे। आज भी मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनकी बात मैं आपसे करवाऊँगा और जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 80-82 दिन का ये आंदोलन आगे कितना लंबा चलने वाला है वो समझने की कोशिश करेंगे। सर, 80 दिन हुए इस आंदोलन को, आगे कितना लंबा ही चलेगा, क्या तैयारी है? देखो, ये आंदोलन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन खाली किसान का आंदोलन नहीं है। जो भी रसोई यूज़ करता है, किचन यूज़ करता है, किसान से किचन की लड़ाई है। तो ये जन आंदोलन है, हर सामान्य आदमी का आंदोलन है। किसान का इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। इसका नुकसान उन आदमियों का है जो खेती नहीं करते, जो खाली उपभोक्ता हैं, जो दाल रोटी को खाते हैं। वो ऐसे नुकसान है, वो मैं इसलिए बताता हूँ। ऐसा है, जब ये प्राइवेटाइजेशन के हाथ में खेती आ जाएगी तो आपको गेहूं नहीं देखने को मिलेगा खेत में, आपको सिर्फ आटा मिलेगा। जो आज 25 रुपये किलो आटा है वो आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। सबसे बड़ा विषय तो ये है। अब आप बताइए और क्या पूछ। सर, सवाल ये है क्योंकि 23 तारीख को आखिरी बैठक हुई थी सरकार के साथ, अब कोई बैठक नहीं हुई है, डेडलॉक लगा हुआ है। तो आगे की क्या तैयारी, अब आगे की क्या तैयारी, क्या प्लान, कैसे सुलह होगी, कैसे समझौता होगा, क्या कैसे निवारण निकलेगा इस बात? आप एक चीज़ बताइए, जब कोई चोर चोरी करता है, ये बिल चुराया हुआ बिल है, चोरी से लाया गया बिल है, वो चोर कभी भी अपने मालिक से आंख में आंख डाल के बात करता है? तो हमारी 11-12 दौर की वार्ता हुई हमारे नेताओं की, किसान नेताओं की। उस वार्ता में वो ठाट के खाक पात क्या चीज़ है वो, डाक के, हाँ, डाक के 3 पात, मतलब एक ही चीज़ पे मतलब बुलाया भाई, ये दिखाने के लिए, पब्लिक को मीडिया में दिखाने के लिए कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, ताकि सरकार जो है ना, जो है भ्रमित कर सके जनता को। ये सर, वही मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? 80 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 82-83 दिन हो गए, हमेशा यहीं बैठे नहीं रहेंगे ना। देखिए, जब तक है जान। दूसरी बात सुन लीजिए, आज सर्दी थी, घोर सर्दी, दिसंबर जनवरी में, आज गर्मी आ गई है और हमारे टिकैत साहब ने कहा है अक्टूबर तक बैठेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। क्योंकि अगर इस बिल में किसान के फ़ायदे का होता तो किसान घर जा चुका होता। आप मुझे ये बताइए, कब से चल रहा है आंदोलन में? मेरा आपसे सवाल है, एक पत्रकार महोदय, 80 दिन हो गए। 80 दिन में सरकार में बेशर्मी की ये हद पार कर दी कि कई बार तो ये होता है ना कि यार हमें किसान की इनकम डबल करनी। आप डबल कैसे करेंगे? आपने डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट पिछले 80 दिनों में 12-14 रुपये बढ़ा दिया। मतलब आपको शर्म नहीं आई कि एक तरफ तो आपको इनकम डबल करनी है, सारा किसान डीजल पे चलता है, सारा जो किसान है और किसान डीजल पे चलता है, और आम जनता जो किसानी नहीं करती वो भी डीजल पे क्यों चलती है? किसान का 12, किसान का जो है ट्रैक्टर, किसान का जो है जनरेटर, सब डीजल पे है। और आम आदमी की जो ट्रांसपोर्टेशन, एक फसल नासिक से आ रही, प्याज आ रहा, अंगूर आ रहा, एक फसल यहाँ से जा रही, आदान प्रदान पंजाब से एक दूसरी स्टेट से, दूर दूर सब डीजल पे ट्रक पे होता है। तो सरकार की जो नीयत और नीति में फ़र्क है। और मोदी जी कहते हैं जी इसकी इनकम हम डबल करेंगे। हम मोदी जी, आप एक चीज़ बताओ, मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की किस बात पे सरकार की विश्वास किया जाए कि किसान की इनकम डबल हो जाएगी? वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नोटबंदी ये करी, इन्होंने कहा था काला धन आएगा। कांग्रेस का या सपा का या अन्य किसी का काला धन आप एक का ही ले आते, एक आदमी का आप काला धन नहीं लाए। आपने देश को प्रभावित करा। और वो नोटबंदी इसलिए की गई थी कि सरकार की नीतियों की वजह से जो रिजर्व बैंक है, हमारी बैंकिंग व्यवस्था एनपीए में चली गई थी, और उसको भरने के लिए ये नोटबंदी करी इन्होंने। उसको भरने के लिए जनधन के अकाउंट खोले। किसके जनधन में इनने 500-1000 रुपये डाल दिए? तो आप मुझे बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो है वो नोटबंदी फेल। जीएसटी से बड़े उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करी इन्होंने, जो बड़े बड़े हैं उनको। आज ट्रैक्टर पे 28% जीएसटी है, ट्रैक्टर खेत पे चलता है, कौन सा पॉल्यूशन होता है मुझे बताइए? उसमें भी इन्होंने उसका टाइम 10 साल कर दिया। एक आदमी जब ट्रैक्टर लाया, या तो उस समय कहते आप कि 10 साल का पीरियड है, तो आपने अचानक रात के रात, मतलब सरकार की नीति ऐसी है। पहले कानून बनते थे, पहले भी कानून बनते थे, लेकिन वो क्या होता था, जैसे बजट आया, बजट में प्रावधान हो गया जी 10 रुपये सिलेंडर में बढ़ गए या 10 रुपये घट गए, 50 रुपये बढ़ गए या घट गए। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी मान लो 25,000 रुपये है, और उस हिसाब से मैंने पूरे साल का बजट बना लिया, पूरे महीने का।
आप क्या करते हैं, पहले बजट में सरकारें थी, कांग्रेस की थी, जिनको ये घोटालेबाज बोलते हैं, और सरकारें आई हैं, लेकिन वो बजट में ही प्रावधान होते थे कि गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा, इसका रेट घटेगा। वो बैलेंस बजट होता था कि कुछ घटता था कुछ बढ़ता था। अभी क्या करते हैं, रात को उठते हैं, मोदी जी की बुद्धि फिरती है, पता नहीं अमित शाह जी चाबी भरते हैं, 5 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दो। कल प्रधानमंत्री बात पूरी होने दीजिए, 5 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दो। और जिस समय कांग्रेस वाले 2 रुपये बढ़ाते थे या बीजेपी वाले सड़कों पे लेट जाते थे, तेल बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़ गया। पहले तो मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, जो सक्षम है वो गैस की सब्सिडी दे दो। उन्होंने क्या करा, अमीरों के अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जो मिडिल क्लास हैं, उन्होंने भी कहा चल किसी गरीब को सिलेंडर मिल जाए, उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। इन्होंने कैसे धोखा करा देश को, जब उनकी पहले तो हाथों को कमज़ोर कर दिया। ऐसी ये राजनीति में करते हैं, पहले तो 25% की सब्सिडी ले ली 20% की, कि गरीबों के नाम पे, कि वो हमारी माँ बहनें कोयले से और लकड़ी से अपनी आंखें ख़राब ना करें, धुएं में उन्हें बीमारियाँ ना हो। उससे अपना ऐड करके 5 स्टेट में सरकारें बनाई, उसी सिलेंडर से, उसी सिलेंडर को। आज मुझे बताइए, हमारी सब्सिडी भी बंद कर दी, आज गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की सब्सिडी बंद कर दी। आप बताइए ये कौन सी नियत नीति है इनकी? मतलब कुछ से सब्सिडी मांग ली और कुछ ने विश्वास करा, आधों की ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार की नीयत और नीति में फ़र्क है। और दूसरी चीज़ एक और बता, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये कोरोना से कुछ सीखे नहीं, कोरोना से इन्हें कुछ सीखना चाहिए था। ग्लोबल वार्मिंग, आपने इस बजट में कहा आप सरकारी ज़मीन निजीकरण करेंगे। आपको पता है निजीकरण में क्या होता है? निजीकरण वाला आदमी पेड़ नहीं लगाता, उससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, हरियाली नहीं होगी, हम लोगों को बीमारियां पड़ेंगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे एसी पंखे में। ये चीज़ है। और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? कल प्रधानमंत्री का बयान आपने सुना होगा, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बात कही कि अब किसान समझ गया है कि ये जो कानून है ये उनके भले के लिए है। ये कल प्रधानमंत्री ने कहा है। यार मोदी जी तो शुरू से ही झूठ बोलते हैं। वो कह रहे थे काला धन आएगा। मेरा सवाल है, एक का काला धन आया क्या? जैसे इन्होंने यूँ कहा कि आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये लोग पता क्या है, मेरे दिमाग में आई कल एक चीज़, ये जाट जीवी हैं और गुजराती जीवी हैं। मैंने भी इनका वर्ड रख दिया। और अभी सरकार को जो प्रवक्ता है ना इनके, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी, अभी तो वो खुद बोलते थे तो चैनल उनके होते थे, दूसरा कोई बोलता था कट कर देते थे। आज अगर इनके अंदर हिम्मत है, और मैं कह रहा हूँ ना, चोर आग चुराता है, अगर इनमें हिम्मत है, सारा किसान आंदोलन हर चैनल पे अलाउ कर दो, सोशल मीडिया को अलाउ कर दो। ऐसा है, इन्हें पता है इनके भेद खुल जाएंगे। ये तो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, लोगों ने कहा रेलवे बेच दी, आपने गवर्नमेंट जॉब बेच दिए, आपने पोर्ट बेच दिए। जो आम आदमी को नहीं पता लगा था वो भी इस आंदोलन में पता लग गया। और मैं आपके माध्यम से इन्हें बोलना चाहता हूँ, जिस किसान बिल को वापस ले लो, जो देश बेच रहे हो ना, तो जनता जब सड़क में आ जाएगी ना, तो एक आंदोलन और खड़ा हो जाएगा। एक को फ्री दिया हो सिलेंडर। हाँ, चलिए खत्म कर देते हैं। ये कह रहे हैं ना, और देखो 80 दिन हो गए यहाँ बैठे किसान को, इससे मोदी जी की देशभक्ति पता चल रहा है। अगर देशभक्त होते तो तुरंत कानून को निरस्त कर देते, रद्द कर देते। देखो एक बात वो बताओ, तो मैडम कह ही रहे हैं ना कि ये कानून जो है, एक मिनट भाई, जो तो लगातार कह रहे हैं ये कानून किसानों की भलाई के लिए, तो रद्द क्यों करेंगे? ऐसा है, जनता को अपनी भलाई पता है किससे है। आज पूरा देश जान चुका है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह अंबानी अडानी के वायर हाउस खुल गए हैं। कितने एकड़ जमीन पे वो अपने खाद्यान्न भरने के चक्कर में, ये देखो देश को इनको गुलाम बनाने के चक्कर में ये सारे जान चुके हैं किसान कि हमें गुलामी की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये कानून, ये 3 काले कानून इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनके गले की फांस बन चुके हैं। इन्हें पता चल चुका है, किसान आज जाग चुका है, इन्हें पता चल चुका है ये जो कानून है हमारे गले की फांस है। हमें हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी मिलेंगी। इसलिए ये धरना हुआ, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। बाद में ये आंदोलन भी नहीं करने देगा क्योंकि सबके मुंह पे कुत्ते का पट्टा इसने बांध दिया हुआ है। मैं देखती हूँ 1-1 साल के बच्चे के मुंह को पट्टा बांध के कोरोना के कांड के ड्रामे से वो उनका विकास कहाँ, समाज कहाँ जा रहा है? कोरोना तो मैडम इंटरनेशनल है ना, कोरोना तो सिर्फ भारत में थोड़ी आया, कोरोना सिर्फ भारत में थोड़ी आया। भैया हिंदुस्तान झाड़ फूंक का देश है, यहाँ कोरोना नाम की चिड़िया भी नहीं घुस सकती। और यहाँ के डॉक्टर ना एड़ी से लेकर सिर तक इतनी सी बीमारी भी पकड़ लेते हैं। कोरोना कोई विष्णु का अवतार है? एक बात सुनो, अपने लॉकडाउन करके 10 के 4 बैंक बनाए, देश से गद्दारी की बिना जनता की राय के। ये प्रजातंत्र है भाई मेरे, प्रजातंत्र में ये राजा है जनता।
तुमने, ये जनता राजा है, जनता का राज जनता द्वारा जनता के लिए है। तुमने इनकी प्रजातंत्र की उड़ाई धज्जियां। अगर तुम प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हो फिर तो ना तो जज है, ना कोर्ट है, ना पुलिस है, फिर तो कुछ भी नहीं है। सभी अपने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ेंगे और अपना न्याय प्राप्त करेंगे। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, जो इन्होंने कहा मैडम ने। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है जो उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ नक्सलाइट कैसे पैदा हुए थे? वो अपने शौक से नहीं पैदा हुए थे। जब उनकी जमींदारों ने ज़मीन ली, उनसे पहले कर्जा दिया थोड़ा बहुत, फिर उनकी ज़मीन हड़प ली। ये कानून सेम ऐसा है। मोदी जी जिस हिसाब से इंजेक्शन बार बार दिए जा रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन का, रेलवे बेच दी, ये बेच दी, मेरा नक्सलाइट, उग्रवादी, ये सब लोग पैदा होंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार जो है कमाने के लिए नहीं आती। ये जो इनका गुजराती फंडा है कि 2 के दूनी 4 कर लो, ऐसे नहीं होती। इन्होंने क्या करा, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस लूटती थी, आज हमें लगता है कि कांग्रेस ठीक थी। वो क्या करती थी, कोयले की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो क्या करते थे वो, 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने खा लिया। रेलवे है, 20,000 करोड़ की 1,000 खा लिया। अबे तुमने तो कंपनी नहीं छोड़ी, तुम तो पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, पूरी की पूरे सिस्टम बेच दिया। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। सपोज मेरा 2 करोड़ का मकान है, मेरे फादर ने बनाया, मैंने उसे किराए पे दिया और उससे मैंने कोई गलत काम करे, ऐप कर लिए, तो वो मकान किराए पे करके, और मकान तो बच गया ना। इन्होंने तो ऐसे ऐप करे कि मकान ही बेच दिया, सारी नवरत्न कंपनी बेच दी, रेलवे बेच दी। और मैं मोदी जी से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, किसान के अलावा जो प्राइवेटाइजेशन ये कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई क्लॉज डाला कि आज जो है अगर 60 साल तक जॉब सेफ रहेगा प्राइवेट में, ये भी तो क्लॉज डालना चाहिए। अगर मेरी उम्र 40-45 है, मेरा बच्चा उसमें 17-16 साल का होता है, तो मैं बच्चे की शादी कैसे करूँगा, बच्चे को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा कैसे, हायर एजुकेशन कैसे दूँगा? तो उस समय अगले दिन लाला मुझे निकाल देगा, तो मैं मोदी अमित शाह जी को कहाँ ढूंढने जाऊँगा? क्या इसका जवाब ये अंधभक्त देंगे जो बीजेपी के हैं, या मोदी जी अमित शाह देंगे? मोदी जी 70 साल के हो गए हैं, 4-5 साल में या तो ये पद छोड़ देंगे या गुजरात चले जाएंगे। अमित शाह जी का पता नहीं क्या होगा। तो किसके पास जाएंगे हम? आपको पता है 45 के बाद जॉब में नहीं रखा जाता। वो कहते हैं 20-25 साल का बंदा रखेंगे। एक ये इशू प्राइवेटाइजेशन, सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट आदमी काम नहीं करता। मैं एक चीज़ कहता हूँ, इन्हें सरकारी पार्लियामेंट सरकारी चाहिए, गाड़ी सरकारी चाहिए, और तनख्वाह इन्हें सरकारी चाहिए, सांसदों को, विधायकों को, ठीक है, पोस्ट से भारत सरकार की चाहिए। जब तुम्हें सारी चीज़ें अपनी तो सरकारी चाहिए, हमें जनता को आप प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हो ताकि वो हमारा शोषण करें। प्राइवेट आदमी तो शोषण करता है, ठीक है। एक व्यवस्था बन चुकी थी, 40% जो है गवर्नमेंट सेक्टर था, 60% प्राइवेट सेक्टर था, तो ऐसी व्यवस्था चलने दो। भाई मेरे घर में अगर 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, एक लड़का गवर्नमेंट में लग गया, तो अपने 3 भाइयों को, अपने परिवार को उठा देता है ना। तो आपको क्या दिक्कत है? आप व्यवस्था को ख़त्म क्यों कर रहे हो कि वो हमारे लिए जहर बन जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय। तो यही सवाल यही सवाल हम कई बार करते हैं कि इस आंदोलन के बाद भी कई सवाल और उठे, किसान के आंदोलन के अलावा भी जो किसानों की समस्या, उसके अलावा भी कई सवाल उठे। एक और आखिरी सवाल के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूँगा। मैडम, मेरा सवाल है कि जो यहाँ पे किसान नेता हैं, कि एक आरोप और किसानों पर लग रहा है कि आप लोग किसानों की ठेकेदारी तो लेके बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है उस पर आप सही से बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन 3 कानूनों के अलावा भी किसान पहले से परेशान था। ऐसा है, जब से बैठे 80 दिन से, पहले दिन से इनकी एक ही मांग हो रही है, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये इन्होंने देखो जनता को गुमराह किया है, अपने भ्रम जाल में मोदी जी ने फंसाया। 12 दौर की वार्ता की। पहले तो कह रहे थे ये नकली किसान है, फिर कहते हैं ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, नक्सली है। उसके बाद फिर तुमने 12 दौर की वार्ता कैसे कर ली? एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब इन्होंने कभी कहते हैं हम चर्चा करेंगे, समिति बनाएंगे, जो लॉजी सुप्रीम कोर्ट से समिति भी बन गई, वो भी 4 बंदे इसने अपने नियुक्त कर लिए है। देखो मोदी जी, देखो इस देश में गद्दारियां, धांधलेबाजी नहीं चलती, भ्रमजाल में नहीं आप फंसा सकते जनता को। सबसे बड़ी बात है, अब इन्होंने एक गलत काम और किया, किसानों के घर पुलिस भेजनी शुरू कर दी, उनके खाते चेक करने शुरू कर दिए। मोदी जी, आज मैं पूछती हूँ, 15 लाख का आप छूट डालते हो, सुनिए 15 लाख का आप सूट डालते हो, वो कहाँ से आया? 2 करोड़। एक बात बताओ, आपने 8-8.5 हजार करोड़ का जहाज खरीदा है, वो किसका पैसा है? इनके जनता के खून पसीने की कमाई है। और आप जब दूसरों पे आरोप लगते हो, पहले आप देखो देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी चल अचल संपत्ति का सार्वजनिक होना चाहिए कि इसके पास कितनी है। ये कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। जनता जाग चुकी है, आपका झोला भी चेक करके जाएगी कि उसमें क्या ले जाएगा।
वही तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है, कानून उनके फायदे के लिए, किसान समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कल यही बात कही। ऐसा है, बिल वापसी तो घर वापसी, ये जनता जब पूरा देश देख रहा है किसानों को। तुमने 200 किसानों की शहादत करवा दी, कितनी बुरी बात है। एक एक किसान हमारा हीरा है, कीमती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आई कि आपकी देशभक्ति का ये पता चल रहा है कि आप कितने देशभक्त हैं किसानों के प्रति भी। इससे अच्छा लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पुलवामा की घटना किसी को पूरा जग जाहिर हो गई है कि निर्दोष सैनिक मारे गए। पुलवामा की घटना से निर्दोष सैनिक एक प्रायोजित कार्यक्रम बन चुका। इधर किसान हताहत हो गए, लेकिन मोदी जी देखो, गद्दारी देश से ज्यादा दिन नहीं टिकती। आप अगर देशभक्त होते हैं, आज भी जाग जाओ, और जब जागो तब सवेरा। अगर आज ही बिल आप वापस ले लेते हो, रद्द कर देते हो, तब भी जनता आपको माफ कर देगी। लेकिन आने वाले समय में मैं तो नहीं ये समझती, गद्दार प्रधानमंत्री को पूरा देश माफ कर देगा, पूरे देश की जनता माफ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करूंगा। आगे भी और लोगों से बात करेंगे लोगों से, और समझेंगे कि क्या स्थिति किसान आंदोलन की बन रही है। और आगे भी मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा दिखाने की कि यहाँ आंदोलन में क्या चल रहा है। दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसानों के बीच से ही। लगातार बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।